ठीक है। गौतम, इन्फ्लेशन चैप्टर को समराइज कीजिए, अभी जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है नोट्स को देख करके। सर इन्फ्लेशन बेसिकली आपका जो मुद्रास्फीति या महंगाई होता है उसको बोला जाता है। दैट इज द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी और गुड्स और सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब जब इन्फ्लेशन होता है तब जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन जो प्रोसेस आता है उसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट है वो होता है डिफ्लेशन। दैट इज द डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द कमोडिटीज। उसको टैकल करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है दैट इज कॉल्ड री इन्फ्लेशन। अब इसके रिगार्डिंग दो बॉडीज है इंडिया में जो कि ये चीजें कंट्रोल करती है। पहला है आरबीआई, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ये जो दोनों चीजें कंट्रोल करती है। बेसिकली जब आपके इंडियन मार्केट में कोई भी मनी मार्केट में, मतलब मनी मार्केट तो गलत टर्म है, कोई भी मार्केट में जब लिक्विडिटी ज्यादा इंजेक्ट हो जाती है तो लोगों के पास पैसा आ जाता है। तो फिर क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो कमोडिटीज की डिमांड भी बढ़ जाता है और डिमांड के बढ़ते ही उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दैट गिव्स राइज टू द इन्फ्लेशन। एंड सिमिलरली कॉन्ट्रेडिक्टिंग सेंस में जब लिक्विडिटी खींच लिया जाता है या फिर द लिक्विडिटी रिड्यूसेस इन द मार्केट तब लोगों के पास पैसे की मतलब करेंसी की कमी हो जाती है तो डिमांड भी घट जाती है चीजों की तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल। तो दैट लीड्स टू डिफ्लेशन। तो कभी अगर डिफ्लेशन को टैकल करना होता है तो जैसे आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है और सरकार जो है वो कोई सब्सिडी वगैरह दे देती है जिससे कि पैसा आ जाए लोगों के पास। ऑन द अदर हैंड अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो दे लिफ्ट अप द सब्सिडी और या फिर आरबीआई सिमिलरली अपने जो बॉन्ड्स है वो बेच देते हैं ताकि लोग उसको खरीद ले और पैसा खींच जाए मार्केट से। तो ये पूरा पूरा ओके, सिस्टम। ठीक है। तो नोट्स को देखते चलिए, लेट्स रिकैप क्विकली। इन्फ्लेशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा, वी सॉ इन्फ्लेशन व्हेन द जनरल प्राइस लेवल गोज अप एंड द मनी का जो परचेजिंग पावर है वो गोज डाउन। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, व्हेन लिक्विडिटी इंक्रीजेस। तो बेसिकली योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। सो एन एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, तब इन्फ्लेशन होता है, ये कारण है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो बॉडीज हैं, मतलब दो तरीके हैं। वन जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है, दूसरा आरबीआई जो अप्लाई करती है। गवर्नमेंट जो टेक्निकली जो अप्लाई करती है मेथड, सो दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी, टेक्निकली स्पीकिंग आरबीआई अप्लाई नहीं करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अप्लाई करती है। लेमैन लैंग्वेज में वी कैन से दैट आरबीआई, बट 2015 में रघुराम राजन का इशू आपने पता होगा, व्हाई ही रिजाइंड, बिकॉज ही वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब डीलिंग विद द रेट्स एंड ऑल, बट द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली, he interfered into that, and there was a clash between the finance ministry and RBI, and finance ministry tried to control RBI, which Raghuram Rajan didn't like it. So due to these clashes, he just completed his own tenure of 3 years, and then he resigned and become a professor in university. Then Urjit R. Patel came and he framed a committee, that means government said RBI, गवर्नमेंट ने क्या बोला आरबीआई को, एक आप एक कमिटी बनाओ जिससे हम ये रेट्स वगैरह फिक्स कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो उर्जित आल पटेल कमिटी ने एक मतलब उनकी सिफारिश पे एक कमिटी बनाई गई, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है। तो वो हम मैं आगे लिखा दूंगा, बट अभी आप समझ लीजिए कि यदि अगर ऑप्शन में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी नहीं है, तब व्हाट विल यू टिक? इस आरबीआई। लेकिन यदि अगर ऑप्शन में आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, देन व्हाट विल यू टिक? मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी कमिटी। क्लियर हुआ ये? तो दो टूल्स हैं हमारे पास में, एक फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और इन लेमैन लैंग्वेज आरबीआई। सर सो बट दीज टू टूल्स हेल्प्स टू, क्या बोलिए? एक पैराग्राफ कराया था मतलब
ये सी सेट वाला जिसमें यही क्वेश्चन था कि क्या हम्म। आरबीआई एलोन मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है, तो उसको आपने नहीं फॉल्स। कर सकते। हाँ, मतलब वो, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था वो तो उस पे जो पैसेज है उस पे डिपेंड करेगा, बट कोई भी मतलब इंडिया में बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के इंडिपेंडेंटली कोई काम होता नहीं है। सो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ही मिलकर के क्या कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन के टाइम में? मनी सप्लाई कम करने की। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? हाँ। तो एक चीज देखना, पूरा इकोनॉमिक्स कॉमन लैंग्वेज में चलेगा। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स यू कनेक्ट विथ योर ओन डेली लाइफ। अगर आपने डेली लाइफ से कनेक्ट करना सीख लिया, सारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डोंट गो इनटू टू मच ऑफ दैट इन तो, क्योंकि कनेक्ट करना है तो मैंने कनेक्ट किया है, तो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो मनी सप्लाई काफी ज्यादा है इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो कोशिश क्या रहेगी मनी सप्लाई को कम करने की। सो ये जो प्रोसेस है जिससे मनी सप्लाई को कम किया जाता है, इन्फ्लेशन को कम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस इन्फ्लेशन। उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिस समय में जनरल प्राइस लेवल जो होती है सारे प्रोडक्ट्स की वो कम होती है, मनी का परचेजिंग पावर ज्यादा रहता है, तो इसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। कॉज ऑफ डिफ्लेशन क्या है? कॉज ऑफ डिफ्लेशन तब है जब मनी सप्लाई कम होती है, मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सेम जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे उसका अपोजिट कर देंगे यहाँ पे, कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन को रेज करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? री इन्फ्लेशन। तो हमने एक वो कर्व देखा था, एक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला कर्व देखा था, उसको ट्रेड बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। कि सबसे पहले वो जो एक्सिस होती है वर्टिकल एक्सिस दैट इज प्राइस लेवल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है दैट इज टाइम। हमने शो किया कि प्राइस घटती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है। सो ये साइन का फॉलो करता है। तो डिफ्लेशन जब नीचे जा रहा होता है तो डिफ्लेशन, जब उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है तो री इन्फ्लेशन, फिर ऑटोमेटिकली जब बढ़ने शुरू करता है तो इन्फ्लेशन, और उसके बाद फिर उसको नीचे करने की जब कोशिश करते हैं तो फिर होता है डिस इन्फ्लेशन। यहां तक स्टोरी क्लियर है? ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स कब आसान हो जाएंगे यू नेवर नो, तो इसलिए मैं आई विल नॉट गो कि जिस तरह से मैंने समझा है उस चीज को मैं समझाते चलूंगा, यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा चीज क्या है। तो इसीलिए आप बस सुनते रहिएगा ध्यान से, और कोई भी एक पॉइंट पे डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही कॉन्सेप्चुअल है, एमसीक्यू बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए, नाउ हमने ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट सीखा। नाउ देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट नेम्ड एज जे एम कीन्स। नाम सुने हो? सर, जी जी सुना लग रहा है। इंट्रोडक्शन में ही देखा था हम लोगों ने, केनीसियन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, है ना? तो इन्होंने ये बोला, इन्फ्लेशन को इन्होंने कुछ इस तरह से बताया। सेम आपका वही प्राइस लेवल, दिस वाज योर टाइम। ही सेड कि मान लीजिए ये एक ऐसा आइडियल सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये आइडियल सिचुएशन है ना? जी सर। क्या ये प्रैक्टिकल है? नो सर। नहीं। सो व्हाट ही सेड कि इन्फ्लेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक जो एकदम स्लो स्लो हो रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, और एक, ये वर्टिकल नहीं है, एक ऐसे बनाइए थोड़ा स्लोपिंग टाइप का, ऐसे बनाओ लाइक दिस। और एक आप थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट करना, वर्टिकल नहीं है लेकिन
स्लाइटली इंक्लाइंड मतलब इसका, अब दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है किसका कम है बताएंगे? हु स्लोप इज मोर, हु स्लोप इज लेस? सेकंड का ज्यादा है। सेकंड कौन, ऊपर नीचे कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ये आपका स्लोप लेस, स्लोप मोर, यही होता है ना? हम्म। यस सर। अगर स्लोप रिप्रेजेंट करता है क्या, मैथ्स में क्या सीखे हो, रेट ऑफ चेंज। यस सर। सो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है, लेस। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इज मोर, ठीक है। तो ये जहां पे स्लोप लेस होता है, दिस वन, रेट ऑफ चेंज इज लेस, इसको बोलते हैं पार्शियल इन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्फ्लेशन। और एडी इक्वल टू ए एस, मतलब इससे ऊपर चीजें जब जाती है तब इसको बोला जाता है फुल इन्फ्लेशन। फुल इन्फ्लेशन, ठीक है। सो इस एक्सिस पे यू कैन पुट दैट क्वांटिटी ऑफ आपका मनी भी, क्वांटिटी ऑफ। सर ये जो आपने पार्शियल इन्फ्लेशन लिखा है, हाँ हाँ। ये प्रैक्टिकली री इन्फ्लेशन नहीं है। क्या? जो पार्शियल इन्फ्लेशन आपने लिखा है, क्योंकि हाँ हाँ। उधर एक्चुअल डिमांड इज बेसिकली लेस देन द एक्चुअल सप्लाई, हम्म। तो वो प्रैक्टिकली री इन्फ्लेशन नहीं है। ये वाला जो आपका साइकिल का फिगर है, देख यहाँ पे देखो, ये क्या था? ये प्राइस जब नीचे जा रहा है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। राइट। जब नीचे चला गया, ऑटोमेटिक जा रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम हो गया, इसको बढ़ाने की कोशिश कौन करेगा? री मतलब इन्फ्लेशन। दोनों पॉलिसीज से मिला करके। तो ये प्रोसेस जो बढ़ा रहे हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे? री इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बढ़ाने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन, री इन्फ्लेशन, ठीक। फिर ऑटोमेटिकली ये बढ़ाने की कोशिश किए, तो अब ये क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ेगा इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन, ये मैक्सिमम पे बूम किया, फिर इसको घटाने की कोशिश दोनों पॉलिसी मिलके करेंगे, तो घटाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिसइंफ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जब घटने लगेगा फिर से डिफ्लेशन, फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे री इन्फ्लेशन, फिर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा इन्फ्लेशन, फिर घटाने की कोशिश करेंगे डिसइन्फ्लेशन। ये तो पूरा सीरीज इस तरह से ऐसे चलेगा, इन डिफ्लेशन, रीफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब यहां पे आपका इन्फ्लेशन जो है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेटिक पार्ट, मतलब सिर्फ इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को, समझ रहे हो? तो यही सिर्फ इन्फ्लेशन है, बाकी सब दिस इज नॉट इन्फ्लेशन, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। तो ये जो पूरा डायग्राम यहाँ पे ये बना हुआ है, सिर्फ उसी इन्फ्लेशन का पार्ट है, कि इसमें अगर स्लोली अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा तो उसको पार्शियल इन्फ्लेशन बोलेंगे, और अगर सडनली पीक पे चला जाएगा तब इसको फुल इन्फ्लेशन बोलेंगे। सो दिस इज पार्शियल इन्फ्लेशन एंड फुल इन्फ्लेशन, बोथ आर पार्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। नॉट वी आर डूइंग सम अदर इन्फ्लेशन पार्ट। आइडियल केस के नीचे है ना सर वो, जो सर पार्शियल हाँ, इन्फ्लेशन। माय क्वेश्चन इज कि जो एक्चुअल डिमांड है वो एक्चुअल सप्लाई का वो जो लाइन है उसके नीचे है। अगर प्राइस लेवल उसके नीचे है तो इसका मतलब कि डिमांड कम है, तभी प्राइस लेवल नीचे है। और डिमांड कम है सप्लाई से और उस टाइम पे प्राइस बढ़ रहा है, तो बैलेंस इट आउट, तो फिर वो डिफ्लेशन का रिकवरी हुआ ना, मतलब री इन्फ्लेशन हुआ वो चीज, ये जो पार्शियल मतलब इन्फ्लेशन आप लिखे हो। आइडियल लाइन सर वो ऊपर है ना। हाँ, ये हाँ, वाला। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अगर कोइंसाइड कर जाता तब वो इस पूरा सेट की पूरा ही इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये पार्शियल इन्फ्लेशन वाला जो
कर मतलब स्लोप लाइन है उसके ऊपर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द पार्शियल इन्फ्लेशन लाइन शुड बी आइडियली री इन्फ्लेशन सिचुएशन। अच्छा, मतलब आप इसको बोल रहे हो कि ये वाला नहीं यस। नहीं, इधर जैसे से। देखिए, हाँ 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 एग्जैक्टली, हाँ हाँ, कि यहाँ नीचे से आप नीचे। नीचे बता रहे हो कि ये आप री इन्फ्लेशन, आपका ये वाला हाँ जो चीज है, तो इसको एग्जैक्टली। आप इससे मतलब ये वाला लाइन इज इक्वल टू दिस पार्ट, और ये वाला हाँ लाइन आपको इस तरह से ही आप ये इस चीज से आप कनेक्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली। हाँ इस चीज से ना। हाँ। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई से नीचे वाला। तभी तो प्राइस लेवल आपका बैलेंस पे रहेगा, जी जी। जो आपका स्केल में। लेकिन ये डायग्राम इज समथिंग एल्स, इन्होंने सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट दिया ना कि ये सिर्फ इन्फ्लेशन के, आई मीन मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन के बेसिस पे दिया है, व्हाट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये जैसे गवर्नमेंट जो है ना, ये भले ही इधर कोशिश कर रही है इसको बढ़ाने की यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे जब आता है तो गवर्नमेंट एक पुश मारती है इधर, समझ रहे हो? गवर्नमेंट एक पुश मारती है, और फिर पुश जैसे मारती है देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑटोमेटिकली। सो ये जो पुश मारने का प्रोसेस है उसको हम लोग री इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, और ऑटोमेटिकली जो चीजें यहाँ पे बढ़ रही है, ये जो बढ़ रहा है, दिस दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। तो आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, यहाँ पे पुश मार रहा है। आप समझे क्या बात बोल रहा हूँ? कि री इन्फ्लेशन का मतलब वी आर जस्ट पुशिंग इट, कि हम उसको प्राइस लेवल को इंक्रीज करने की, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेके आई, और गवर्नमेंट मतलब लगी नहीं रहेगी, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगा दिया, एंड व्हाट विल हैपन टू दैट, स्लोली इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से इन्फ्लेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट एट दैट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड री इन्फ्लेशन। और उस इफेक्ट को नीचे से ऊपर जो जाएगा वो ऑटोमेटिकली जाएगा, नीचे से ऊपर जो प्राइस जाएगी वो ऑटोमेटिकली जाएगी, ऐसा नहीं है कि एडी इज इक्वल टू एस होगा और उसके बाद फिर ऊपर से ऑटोमेटिकली जाएगा। नहीं 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 सर, मतलब मेरा कंफ्यूजन ये है कि अगर गवर्नमेंट पुश मार रही है तो देयर इज अ सर्टेन रीजन, क्यों पुश मार रहे हैं, क्योंकि द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। तभी हम्म। अगर डिमांड कम है, सप्लाई अगर बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है, तभी ना गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट करेगी, लोगों के पास पैसा हाँ, जाए और लोग खरीदे। राइट। राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एडी इक्वल टू एस जब नहीं हो जाता, उसके नीचे वाला फेज को हम कैसे मान लेंगे कि इन्फ्लेशन है? मतलब या तो आप वो मान लीजिए कि वो री इन्फ्लेशन है, या तो फिर ये मान लीजिए कि री इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द होल इन्फ्लेशन प्रोसेस। वो जो कर्व जब ऊपर बढ़ रहा है नीचे से माइनस से प्लस तक, वो पूरा ही इन्फ्लेशन का पार्ट है। हाँ, एक्चुअली होता ही है कि वो जैसे मतलब री वो मूवमेंट इन्फ्लेशन, है, डिस बट हम वो इन्फ्लेशन, चीजों को बस, वेट, मतलब वो री जो मूवमेंट इन्फ्लेशन तो एंड, सेम ही है ना, हाँ लो। हाँ, मतलब ग्राफ को एग्जैक्टली exactly वैसे पकड़ करके चलेंगे ना तो वो चीज है, इसका एक एक कॉन्सेप्ट है कि री इन्फ्लेशन एंड डिस इन्फ्लेशन आर जस्ट द मैकेनिज्म्स इन विच यू ईदर इंजेक्ट द मनी और यू सक द मनी। तो मतलब जैसे आप, एग्जैक्टली व्हाट आई हाँ एम तो ट्राइंग टू से, inflation is a continuation of reinflation, and similarly deflation is a continuation of हाँ, disinflation. यस यस, और वो जो मैकेनिज्म है ना उसको री इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन बोल रहे हैं, कि वो प्रोसेस को, जिसके गवर्नमेंट ने पैसा मार्केट में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मार्केट ने पैसा निकाल लिया तो इस तरह से ये करना शुरू हो जाएगा, समझे? तो उस मैकेनिज्म प्रोसेस को बता रहे हैं उस चीज में। तो जेएम कीन्स ने ये बताया कि जो इन्फ्लेशन के ग्रोथ करने का जो टेंडेंसी रहेगा, एक रहेगा स्लो और एक रहेगा काफी रैपिड रहेगा। तो दो तरह के इन्फ्लेशन इन जेएम कीन्स ने कॉन्सेप्ट दिया, पार्शियल इन्फ्लेशन और फुल इन्फ्लेशन। व्हेन द स्लोप इज लेस, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इन्फ्लेशन, एंड व्हेन द स्लोप इज लिटिल मोर, सो हियर फुल इन्फ्लेशन। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ सर फुल एम्प्लॉयमेंट। सर जी। अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये अगर सेम हो जाएंगे तो हम्म। इन्फ्लेशन का मतलब जरूरत क्या है? मतलब तब तो वो वो नहीं आएगा होंगे, ही। वो कभी नहीं होंगे, वो एक आइडियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाँ कभी भी ये वही। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, वो थ्योरेटिकली है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो। आइडियल सिचुएशन वो चीज है, अगर आइडियल हो गया तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, लेकिन होता नहीं है, वो एक मैकेनिज्म है, पूरा डायनेमिक है प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या था ना कि जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में दिया था कि बलून का, जैसे बलून से खेलते हो ना, गैस हम्म, वाली बलून से खेला है आपने, तो उसको हम्म, जैसे आप बॉल से, जैसे बॉल को आप ऊपर से पुश करते हो, जैसे गैस की बलून है तो उसको आप पुश करते हो, उसके बाद ऊपर जाता है तो फिर नीचे डालते हो, टैप करते हो उसको,
फिर नीचे आता है, फिर बोलते नहीं हम गिरने नहीं देंगे, फिर से ऊपर ठेलते हो उसको, फिर से ऊपर से टैप करते हो। तो वही ये पूरा सीक्वेंस चलते रहता है। ऐसा नहीं रहता कि बीच में बलून अस्थिर है और ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करी, वैसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा ऊपर नीचे ऐसे टाइम के साथ में शिफ्ट करते रहेगा। ठीक है। तो जेएम कीन्स का ये कॉन्सेप्ट आया समझ में आपको? एंड विच इज गुड फॉर द कंट्री, फुल इन्फ्लेशन और पार्शियल इन्फ्लेशन? पार्शियल इन्फ्लेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट इन्फ्लेशन इज गुड और बैड। थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन अच्छा है, ज्यादा खराब है। एंड डिफ्लेशन इज गुड और बैड? थोड़ा बैड। सा डिफ्लेशन इज बैड। इसलिए मैंने बताया था कि एग्जाम में कोर्सेस मैं बढ़ाऊंगा ही, कम नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसमें देश का फायदा है। वो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उसका देश का फायदा होगा। सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अगर आपको चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। को। और इन्फ्लेशन के स्पीड में रैपिड इन्फ्लेशन और स्लो इन्फ्लेशन किस में चुनोगे? स्लो इन्फ्लेशन। ठीक है। पार्शियल इन्फ्लेशन और फुल इन्फ्लेशन में किसको चुनोगे? पार्शियल पार्शियल इन्फ्लेशन। तो हमने रेट पहले ही आपको बता दिया कि जो इन्फ्लेशन का रेट होता है, द गुड रेट इज 2% से 6%, फ्लो 4 ± 2%। इसी रेंज में आपका इन्फ्लेशन रहता है तो कंट्री के लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो इसमें से आप यहाँ पे आप लिखोगे कि दिस पार्शियल इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द कंट्री। सो ये जो पार्शियल इन्फ्लेशन का जो केस है, दिस इज गुड फॉर अ कंट्री, and this full inflation is bad for a country. Done? Next. अब हेडिंग लिखिए, impact of inflation and deflation in economy. Impact of inflation and deflation in economy. ठीक। अब इसके लिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया उसको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कर्व भी बोल सकते हो, और इसको आप ट्रेड और बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हो। तो लेट मी मेक दिस ट्रेड और बिजनेस साइकिल। कोई भी बिजनेस आप करो, कोई भी ट्रेड आप करो, आपका मोर और लेस ऐसा ही डायग्राम आपको मिलने वाला है कि दिस इज योर आइडियल और इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन या कंडीशन वेयर योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ऊपर के केस में जब जाओगे तो डिमांड इज मोर, तो इसका जो डायग्राम आपको मिलेगा, इट्स यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ऐसा कर्व आपको मिलेगा। तो लेट मी बस एक साइकिल बनाने दो। यहां से ऐसा गया, ऐसा सपोज। तो जब आपका एकदम यहां पे टॉप पे है तो ये बूम कर रहा है, पीक पे है। व्हेन दिस इज सो, योर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। सो दैट मीन्स दिस द केस ऑफ इन्फ्लेशन। यहां पे आपका प्राइस बढ़ा है। ठीक है। अब देखिए, जब ये पूरा चीज, ये जो नीचे आने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रिसेशन। व्हेन योर सप्लाई, ये जो डिमांड है ना, कम होने लग रहा है, डिमांड इज गेटिंग स्लो, लो 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 ऐसे करके, तो ये रिसेशन का पीरियड है। सबसे एकदम नीचे चला आता है, सो ये हो डिप्रेशन। जाता है डिप्रेशन। और उसके बाद से जब ऊपर उठते हैं तो इसको बोलते हैं रिकवरी। ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ट्रेड और बिजनेस साइकिल में दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन वेयर योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई,
आपका प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। दैट इज क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है। उसके बाद फिर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर जब घटना शुरू हो जाता है तो फिर बोलते हैं उसको मंदी आ रही है। दैट मीन्स योर डिमांड इज गेटिंग लेस। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फिर करते 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 एकदम लास्ट में पहुंच जाता है, मनी सप्लाई एकदम पूरा एकदम नेग्लिजिबल, बहुत कम हो गया है। ठीक है। सो हियर द केस इज योर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन योर एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस इज द केस ऑफ डिप्रेशन। और उसके बाद फिर से धीरे उठना शुरू होता है तो ये रिकवर करना शुरू होता है। तो कोई भी बिजनेस होता है तो ऐसे ही होता है, कोई भी ट्रेड होता है तो ऐसे ही होता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए व्हाट इज हैपनिंग। इसी साइकिल में आप देखो, ये डायग्राम बना लिया? डायग्राम बना? यस सर। ओके। नाउ हियर आई एम पुटिंग टू केसेस। केस वन देखिए। केस वन में सपोज अगर मैं मनी सप्लाई बढ़ गया, बढ़ा दूं। सर सर उधर एक करेक्शन है, पिछले वाले इमेज में एक बार जाएंगे। जब आपका बूम और पिक से नीचे गिर रहा है, हम्म। तो जो आपका आइडियल सिनेरियो से पहले वाला जो सिचुएशन है उसको कूल डाउन बोलता है, और फिर उसके नीचे वाले को रिसेशन बोलते हैं। तो रिसेशन इज बेसिकली टू पार्ट्स, मतलब पहला वाला कूल डाउन, नीचे वाला रिसेशन। कूल डाउन इज प्रैक्टिकली द सेम थिंग, बस वो अभी भी बेटर स्टेट में है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ना ओके। हाँ सर। So this is the case of deflation and this is the case of inflation. Diagram clear है अब? आगे बढ़े। जी सर। अब देखिए दो केसेस हैं। एक, मनी सप्लाई आपने बढ़ाया। अगर मनी सप्लाई बढ़ाया है तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, बोलो होगा? हम्म। इसके कारण से क्या इन्फ्लेशन होगा? देखते जाना आप। होगा। इसके कारण से जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है, तो लोग ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे, यस और नो? हम्म, पैसा आ गया है तो दुकान का स्टॉक्स कम होना शुरू होगा। होगा? यस सर। जी। अगर दुकान का स्टॉक्स कम होना शुरू किया तो क्या जो दुकानदार है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा? देखते जाओ। हाँ, बढ़ाएगा। सारे लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। हम्म। एकदम ध्यान से करना, आई विल गेट स्लो। देर इज नथिंग टू रटने का जरूरत नहीं है, नथिंग टू लर्न, समझने का है। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, अलग अलग चैप्टर्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स। बस अगर ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखोगे। तृप्ति अनंता, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके। सुनाओ सही। दुकान का प्रोडक्शन बढ़ गया है। अब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर दुकान का प्रोडक्शन बढ़ा है, पूरे देश में प्रोडक्शंस बढ़ गए, ज्यादा सामान प्रोड्यूस होने लग गया, क्या कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी? यस। यस सर। यस। अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ी है तो क्या कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? यस। यस। ठीक है। अगर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, क्या लोगों को नौकरी मिलेगी? यस। यस। और यदि अगर लोगों को नौकरी मिल गई, क्या उनका इनकम बढ़ा? यस। यस।
मेक दिस। बना लिया? हम्म, यस सर। यस सर। ये पूरा साइकिल आया समझ में? तो कृष्णा, आप कहीं पे अगर जॉब करोगे और आपकी सैलरी अगर बढ़ जाए तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? सर खुशी ही होगी। खुशी होगी। तो हाँ सारे सर। लोग के पास पैसे आएंगे, मार्केट में और पैसा आया, लोगों के पास पैसा आया, लोग और सामान खरीदे। अब सपोज कृष्णा अगर 3 BHK फ्लैट में रह रहा है, तो कृष्णा क्या करेगा, हम 10 BHK फ्लैट में शिफ्ट होंगे। उसके बाद और पैसा आएगा तो बोलेगा नहीं, हम 20 BHK फ्लैट में जाएंगे। एडमिशन ले ले। ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते धीरे 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 बढ़ेगा। मतलब हो क्या रहा है? इन्फ्ले ये हो किस लिए रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना? सो इन्फ्लेशन इज हम्म, गुड और बैड? सर देखा जाए तो गुड ही है, क्योंकि अपना लाइफ बेहतर हो रहा है। हाँ, तो देखा जाए लेकिन क्या मतलब, ऑब्वियसली गुड है। अब कौन चाहेगा कि मतलब सैलरी कम हो जाएगा? अब इसका अपोजिट सिनेरियो देखो कि ठीक है, इन्फ्लेशन अभी नहीं है। जैसे हम बोल रहे थे ना कि सपोज सस्ता में चाहिए हमको सामान, सर कोर्स फ्री में दे दो, हम फ्री में ले लेंगे, कम ले लेंगे। अब उसका नुकसान देखिए आप। ये डायग्राम सबने बना लिया है? हम्म, नेक्स्ट राइट केस 2। मेक द डायग्राम फॉर केस 2। केस 2 का डायग्राम ये देखो। मनी सप्लाई सपोज कम हो गई। अगर मनी सप्लाई कम हुई है तो इसका मतलब योर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होगा। यस सर। अगर ऐसा सीन है तो ये डिफ्लेशन क्रिएट करेगा। यदि अगर डिफ्लेशन क्रिएट किया है तो इसका मतलब जो दुकान में जो स्टॉक्स होंगे वो बिकेंगे नहीं, तो बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। अगर दुकान के स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन कम होगा या ज्यादा? कम। घटेगा। प्रोडक्शन कम होगा। यदि अगर कंट्री से प्रोडक्शन ही कम होना शुरू हो गया, जीडीपी क्या होगा? कम घटेगा। होगा। घट जाएगा। यदि अगर जीडीपी घट गया है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? रेडी, कम होगी। कम हो जाएगी। यदि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। दैट मीन्स योर एम्प्लॉयमेंट विल राइट। डिक्रीज। सॉरी। और यदि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई है तो बीटेक करके लोग 5,000 10,000 में भी काम करना शुरू कर देंगे। यस और नो? इनकम कम हो गई। और यदि अगर सैलरी आपको कृष्णा आपको 60,000 पर मंथ मिलती थी, अचानक से आपको अब 10,000 पर मंथ मिले, आप खुशी होगी या एंजॉय करो, क्या करोगे, दुख होगा, क्या होगा? बहुत दुख होगा सर। बहुत दुख हो जाएगा। अब इसका दुख का तो ये तो इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोगों ने न्यूमेरिकली देखा। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सैलरी कम हो गई है, स्ट्रेस बढ़ेगा कंट्री में, लोग चिड़चिड़ करेंगे, चिड़चिड़ पैसा करेंगे। के लिए और गलत काम करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। बर्बादी आएगी। तो देख रहे हो किस तरह से। तो ये जो चीज मैंने बोला, दिस इज पार्ट ऑफ योर मेंस। तो आप कैसे फिलोसॉफिकली आप कनेक्ट करते हो, दैट इज योर आर्ट। समझ रहे हो? तो कंट्री की अगर जीडीपी अच्छी हो रही है तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह से। तो ये एक एंगल जो हमें दिखता है। बट हमें अगर अपने आंसर्स को एनरिच करना है तब हम कहाँ खींच के लेके जाएंगे उसको, फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल एंगल पे भी लेके जाएंगे और वहां पे भी ला जा करके उसको टच कर। यहाँ तक बात आई समझ में? तो इन्फ्लेशन इज गुड और बैड?
इन्फ्लेशन गुड सर, इन्फ्लेशन इज गुड बट दैट इन अ लिमिटेड अमाउंट. जस्ट लिमिटेड। सर इमेजिन. ऐसे मतलब प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो जैसे हमें बोलते हैं पापा लोग कि हमारे टाइम बाइक जो है 2000 में मिलती थी, 3000 में मिलती थी, आज के डेट में 1.5 लाख है। तो वो एक नेवर एंडिंग साइक्लिक लूप है जिससे कि बढ़ बढ़ के आज ये रेट हुआ कि हर हाँ, चीज का। सैलरी भी वो उतना ही कभी था ना कम नहीं पापा होगा और लोगों कभी कम होना भी नहीं चाहिए. एक्चुअली क्या है ना, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले, क्योंकि देखो आप जैसे आगे बढ़ रहे हो तो रिसोर्सेस दुनिया की बढ़ती जा रही है या कम होते जा रही है, ये बताइए. कम हो रही है। वो तो कम होते जाएगी ना. अब रिसोर्सेस जो पहले, सपोज 100 किलो बालू था पूरी दुनिया के लिए 200 साल पहले, आज भी क्या 100 किलो बालू होगा? नहीं होगा ना. कम हो जाएगा. तो यदि अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है वो तो रेट हमेशा बढ़ते ही रहना है. वो तो कभी कम नहीं होना है. ठीक है. तो वो हमेशा बढ़ते ही रहता है. इट्स नेवर एंडिंग लूप. वो हमेशा बढ़ते रहता है उस चीज का. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक थोड़ा और. जस्ट टेल मी थिंक कि अगर ये इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाए तब क्या होगा? सोचो. तो क्या, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, करेंसी की वैल्यू घट जाएगी सर. मतलब परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, एक करेंसी एक बोरा, वैल्यू। बहुत ज्यादा एक हाई एक हो बोरा जाएगा तो 60 रुपए जा मतलब रहे हैं, एगो हाँ, टोकन मिल रहा है. सपोज मान लीजिए कि अभी जो फोन आप यूज कर रहे हो, सपोज 10,000 का आपका फोन है, वो फोन पूरा 10 लाख का हो जाए, पूरा 10 लाख का फोन हो जाए, फिर क्या होगा? फिर दो थिंक. बार सोचेंगे डिमांड विल कि रिड्यूस। खरीदना है कि नहीं। डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, डिमांड रिड्यूस होगा, कोई वो स्टॉक बढ़ सामान बिकेगा नहीं. स्टॉक वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन घटेगा, मतलब दैट विल क्रिएट एन एडवर्स सिचुएशन ऑल टुगेदर। ठीक है. प्रोडक्शन कम हो गया. जो कंपनी, सपोज सोनी कंपनी बना रही थी, वो बनाना ही बंद कर दे. अब बनाना ही बंद कर दे तो इसका मतलब उसके पास तो प्रॉफिट होगा नहीं. प्रॉफिट नहीं होगा तो वहां पे अपने एम्प्लॉयज को रखेगी? नहीं, भगाएगी सबको लात मार के, ले ऑफ करेगी. अब जैसे ही ले ऑफ करेगी तो फिर क्या होगा कंट्री में? मनी सप्लाई घट कम. जाएगा। मनी सप्लाई अगर पूरे कंट्री से कम हो गया, इसका मतलब इसका मतलब जीडीपी डाउन हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इनकम लोगों के पास कम हो वो गया. हो गया। समझ रहे हो उस चीज में? तो इसीलिए एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। गुड. ऐसा सिचुएशन हुआ है, पता है कि नहीं? इमरजेंसी के टाइम। पूरे मतलब दुनिया में अगर देखो तो, मतलब वो जब क्या यूएस में, बोलूं, यूएस में। आप जो 60,000 टाइम्स इन्फ्लेशन हो चुका है, लाखों लाखों टाइम्स इन्फ्लेशन हो चुका है. वो हम आपको दिखाएंगे, लाइव एग्जांपल्स विल शो. चलिए पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सर, जर्मनी में ही लोग बोरा बोरा लेके एक ब्रेड खरीदने जाते हाँ, तो चलिए आगे लिखिए. पुट द हेडिंग इकोनॉमिक कंडीशंस. नेक्स्ट हेडिंग राइट, इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस. उसके 5 ब्रांचेस बना लीजिए. मेक 5 ब्रांचेस. लिखिए स्लो डाउन, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन. हॉरिजॉन्टल लिखना है ये सारे. वर्टिकली लिख लीजिए. सर स्लो डाउन। जैसे लिखना लिखो. स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, मेल्ट डाउन. स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, मेल्ट डाउन. ठीक है. गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर क्या है अकॉर्डिंग टू, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इससे 1 अप्रैल से 31 मार्च. ओके. आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? सेम सेम फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च। करेंटली इट्स सेम फाइनेंशियल ईयर, बट इन 2020 से पहले उसका जो आरबीआई का फाइनेंशियल हो रहा होता था, इट वाज 1 जुलाई टू 30th जून. तो ये नोट करके लिख लीजिए. राइट अ नोट.
financial year of RBI before 2020, फाइनेंशियल ईयर शॉर्ट में लिख सकते हो FY, फाइनेंशियल ईयर ऑफ RBI बिफोर 2020, 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 जून। उसके नीचे लिखिए फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 2020, फाइनेंशियल ईयर ऑफ RBI आफ्टर 2020, आफ्टर 2020, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये RBI के लिए। उसके नीचे नंबर 2 पॉइंट में लिखो फाइनेंशियल ईयर फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पब्लिक में सारी कंपनीज भी आ जाएगी। जैसे हमारी कंपनी है तो उसके जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं, तो हमारा जो CA है वो, जैसे ही 1 अप्रैल के बीच में 31 के मार्च के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो जैसे ये पीरियड होता है तो इस पीरियड में प्रीवियस का 2023-24 का सबमिट अगर करना है तो इससे पहले वो डेटा मांगता है हम लोगों से, तो उसके बाद फिर बोलते हैं ये भेजिए वो भेजिए, ऐसे करके वो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता था? RBI क्या करती थी ना कि मतलब वो बोलती थी कि जितने भी आपके बैंकिंग के ऑपरेशंस के जितने भी कॉम्प्लाइंसेस हैं वो एक एक्स्ट्रा टाइम देती थी। जैसे वो जून से शुरू, जुलाई से शुरुआत कर रही है कि नहीं? और आपका ये खत्म कब हो रहा है? मार्च को खत्म हो रहा है इसका। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का RBI एक्स्ट्रा समय देती थी सबको कि जितना भी कुछ कंप्लाइंसेस वम्प्लाइंसेस है अपना भर भर लो, और उसके बाद फिर आगे रहो। उसके बाद फिर 2020 से कुछ चेंजेस हुए, बोला कि नहीं दोनों का यूनिफॉर्म रहेगा, तो यूनिफॉर्म रहेगा। ये समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्म लिखाए हैं, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, मेल्ट डाउन। ये सबका सबका मतलब क्या है? सबका मतलब है प्राइस कम हो जाना, मतलब मनी सप्लाई मार्केट से कम होते रहना, ठीक है। लेकिन टेक्निकली सबका क्या डिफरेंस है वो लिखिए। पहला लिखिए स्लो डाउन, राइट, स्लो डाउन। स्लो डाउन को समझने के लिए वर्टिकली आप लिखिएगा Q1, Q1 इक्वल टू 4.5%, Q1 इक्वल टू 4.5%, Q2 उसके नीचे लिखो Q2 इज इक्वल टू 3.2%, Q2 इज इक्वल टू 3.2%। फिर नेक्स्ट Q3 इज इक्वल टू 2.5%, Q4 इज इक्वल टू 2.1%। ठीक है, तो ये सब ग्रोथ रेट्स हैं। तो ये जो Q1, Q2, Q3, Q4 ये क्या है? क्वार्टर्स हैं। एक क्वार्टर में कितना महीना? 4, 3 महीना। 3 महीने। महीना। तो 4 क्वार्टर हैं, तो टोटल कितने महीने? 12 महीने, साल भर है। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, क्या नोटिस कर रहे हो उसमें? सीइंग द परसेंटेज, लोडिंग। स्लो। इट इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, इजंट इट? धीरे जी। धीरे 4.5, 2.3.2, 2.5, 2.1, ड्रास्टिकली भी नहीं है, कंसिस्टेंटली वो डिक्रीज कर रहा है। तो वर्टिकल एरो डाउन दे दो, लिखो कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, कहाँ लिखे सर ये? कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, वर्टिकल एरो डाउन दे दीजिए। मतलब हाँ, वो चारों के साइड में? हाँ, चारों करके राइट साइड में ऊपर से नीचे देखो, डिक्रीज कर रहा है ना 4.5% से 2 तो वहां पे राइट साइड में लिखो कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग। तो स्लो डाउन में क्या होता है? व्हेन योर रेट इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। Q1 इज इक्वल टू 4.5%, Q1 इक्वल टू 4.5%, Q2 is 2.1%, Q2 is 2.1%, Q3 is minus 1.5%, Q3 is minus 1.5%, Q4 is 1.7%, Q4 is 1.7%, माइनस या बस 1.7? Q3 is minus 1.5% and Q4
इज 1.7%। सर ये तो ऊपर उठ गया, कंट्रैक्शन कहाँ रहा? नहीं नहीं, अब लिखिए ना 1.7%। अच्छा, हाँ, इसमें देखते हैं यहाँ पे कैसे। नोटिस क्या कर रहे हो कि एक बार कि देर Q1 इज घट टू रहा है। निगेटिव, देर इज अ रैपिडली गिर रहा है। निगेटिव, कोई भी एक क्वार्टर में आपका निगेटिव जा रहा है, वो ग्रोथ रेट आपका निगेटिव हो गया किसी भी एक क्वार्टर में। तो जब किसी एक क्वार्टर में आपका ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन टेक्निकली। तो वहां पे आप लिखिए, राइट साइड में लिखिए, निगेटिव इन वन क्वार्टर, निगेटिव इन वन क्वार्टर, निगेटिव इन वन क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नंबर नेक्स्ट, रिसेशन, रिसेशन। नेक्स्ट राइट, रिसेशन, ब्रैकेट में लिखिए टेक्निकल रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन। Q1 इक्वल्स टू -2.5%, Q1 इक्वल्स टू -2.5%, Q2 इज इक्वल टू -2%, Q3 is minus, sorry, Q3 is 1.5%, and Q4 is 2%. Q1 सर is -2.5%, Q2 is -2%, Q3 is 1.5%, Q4 is 2%। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव इन टू क्वार्टर्स। तो यहां पे लिखो निगेटिव इन टू क्वार्टर्स, सो देन इट इज कॉल्ड रिसेशन। सर अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो टाइम के साथ ही तो ऊपर जा रहा है, रिसेशन कैसे हुआ? ग्रोथ रेट आई मीन मतलब, हम्म, किस चीज का आप ग्राफ ग्राफ बनाएंगे। आप प्राइस वर्सेस टाइम। अब मान लीजिए बेस प्राइस 100 रुपए है। हम्म। अब इसके हिसाब से देख लिया जाए तो Q1 में प्राइस था 97.5, Q2 में 98, Q3 में 101.5, Q4 में 102। तो बढ़ता जा रहा है, तो रिसेशन कहाँ हुआ? रिसेशन में जो फेज जहाँ गिरता है। नहीं, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल वाला जो चीज है ना, वो उसको लगाएंगे तो इकोनॉमिक्स रूल नहीं वर्क नहीं करेगा। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव में जा रहा है। निगेटिव का कहने का मतलब, वो अगर पॉजिटिव जाना चाहिए था वो निगेटिव में जा रहा है। सर ये परसेंटेज किस चीज का बोल रहे हैं, थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, मतलब वेग हो रहा है जो वही परसेंटेज ग्रोथ दिया है। रेट का, वही प्राइस का जो ग्रोथ रेट है, मतलब किसी कंट्री में, मतलब सपोज मान लीजिए क्वार्टर में जैसे बोलते हैं ना, इतना हमारा ग्रोथ रेट है, 2.5% से ग्रोथ रेट है, हम इतना परसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। परसेंटेज क्या होता है, जैसे सपोज परसेंटेज चेंज, टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज परसेंटेज चेंज। कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि 5% से हम ग्रो कर गए, इसका मतलब क्या, आज मेरा 100 रुपए सपोज कुछ था, 105 ठीक रुपए है, हो गया। 100 रुपया था, वो आगे 105 हो गया, तो ग्रो कितना किया, 105 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100। तो वो आपका चेंज दिखा रहा है, ग्रोथ, कि मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है, मेरा आगे बढ़ रहा है। अब जैसे सपोज -2.5% है, इसका मतलब सपोज माइनस, सपोज सिंपल करने के लिए -5% है। अभी मेरा ठीक है। प्राइस था 100, आगे मेरा हो गया 95, तो इसका मतलब ग्रोथ ग्रोथ हुआ या डिके हुआ, डीके हुआ। डीके हुआ। तो हमें बस वो पकड़ना है, मैथमेटिकली वो चीज आप जाएंगे तो फिर वो, इसमें मैथमेटिकल के रूल्स रेगुलेशंस इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली वर्कआउट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर किसी दो क्वार्टर में आपको डायरेक्शन अगर पॉजिटिव के जगह पे निगेटिव चला गया है, तब उसको हम टेक्निकल रिसेशन बोलेंगे। समझे बात को, आप मैथमेटिकल वाला चीज मत लगाइए यहाँ पे, वरना ये काम नहीं करेगा, दिस इकोनॉमिक्स विल नॉट वर्क। ये एग्जैक्टली वहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम करता है, जहां पे आप वो चीज करते हो। ये मैंने आपको एग्जांपल ही दिखाया कि किसी दो क्वार्टर में, एनी टू क्वार्टर्स में आपका ग्रोथ पॉजिटिव होने के जगह पे निगेटिव हो रहा है, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जाना है, हमें हाँ, तो देखना है इधर सर मूविंग मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वही वही बोल रहा हूँ कि जो Q1 और Q2 है, रिसेशन बस उन्हीं दोनों क्वार्टर में, बाकी Q3 Q4 में रिसेशन नहीं है फिर। नहीं, तो कहने का मतलब दो क्वार्टर में आपको देखो, यहां पे सिर्फ
पॉजिटिव निगेटिव आपको ये देखना है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कि आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, आपको बस इतना ही देखना है, इधर यू आर गोइंग लेफ्ट और राइट, दैट्स इट। हाउ मच परसेंटेज एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, वो नहीं देखना है आपको। इधर यू आर गोइंग राइट और लेफ्ट, दैट मीन्स आप पॉजिटिव साइड में हो नेगेटिव साइड में हो। तो पहले क्वार्टर में आप कहाँ थे? निगेटिव साइड में। सेकेंड क्वार्टर में आप थे नेगेटिव साइड में। तो रिसेशन कहने का मतलब होता है अगर दो क्वार्टर में, मतलब कितने महीने हो गए टोटल? 6 महीने, 3 3 महीना। सर, लास्ट डाउट है। हाँ बोलिए। सर, लास्ट डाउट ये है कि ये जो पहला का 2.5% है, फिर 2% है, तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बदलता है ना, कि मान लीजिए पहला -2.5% है, तो 100 से 97.5 हुआ। जो दूसरा -2% है, वो फिर 97.5 पे फिर और 2% गिरा। वही है ना? हाँ हाँ हाँ, वही हम क्वार्टरली कंसिस्टेंटली अपना मतलब। रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। जैसे दो कंटिन्यूअस क्वार्टर्स में आपके निगेटिव डायरेक्शन जा चले गए आप, जैसे किसी एक क्वार्टर में आप निगेटिव डायरेक्शन में थे पहले वाले में, फिर आपने रिकवर कर लिया पॉजिटिव में जा करके, पहले में देखो स्लो ठीक है। डाउन, तो वो स्लो डाउन, उसको हम स्लो डाउन करेंगे क्योंकि एक क्वार्टर में निगेटिव गया था। सेकेंड केस में आप पहले 3 महीने के लिए निगेटिव थे, फिर से 3 महीने के लिए फिर से निगेटिव हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि ज्यादा हो कम हो फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव है। दो क्वार्टर में कंटिन्यूअसली अगर हम निगेटिव हैं, तब हम उसको रिसेशन या टेक्निकल रिसेशन बोलेंगे। एवरीवन, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, हम उसके न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल वैल्यू पे नहीं जाएंगे क्योंकि दिस वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे तब वहां पे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, लेकिन हियर वी आर डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहां पे आपको ओवरऑल देखना है कि आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो। क्लियर हुआ दोनों? स्लो डाउन, किसी एक क्वार्टर में आप निगेटिव चले गए तो स्लो डाउन कहलाएगा, दो क्वार्टर्स में, दो कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस क्वार्टर्स में आप निगेटिव चले गए तो वो रिसेशन या टेक्निकल रिसेशन कहलाएगा। नेक्स्ट लिखिए डिप्रेशन। नेक्स्ट इज डिप्रेशन, उसको लिखिए रिसेशन प्लस डिफ्लेशन, रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। तो आपका रिसेशन भी हो गया, साथ ही साथ डिफ्लेशन भी हो गया, दोनों कंबाइंड हो गया, तो अब वो कंटिन्यूअसली खींच लेगा, मतलब जबरदस्त तरह से नीचे खींच लेगा वो, है ना? सो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और लास्ट है आपका मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन, यहां पे लिखिए सडन क्रैश ऑफ शेयर मार्केट, सडन क्रैश ऑफ शेयर मार्केट। सो न्यूज में सुनते हो ना कि हाँ शेयर मार्केट गिर गया, ये हो गया उठ गया, तो उसको मेल्ट डाउन बोलते हैं। ठीक है, मेल्ट डाउन। जैसे अभी इलेक्शन के टाइम में आपने सुना था कि नहीं, 2024 इलेक्शन का था, सारे लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था अब की बार 400 पार, तो उसके पर सारे पैसा वैसे लगा दिए, तो 400 पार नहीं हो पाया, तो शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया था सडन सर, गिरा आपका। तो नहीं था, क्रैश नहीं किया था। क्या चीज? क्रैश नहीं किया था, मैंने खुद लगाया था। तो पता सर, नहीं, बट ऐसा मेरे हुआ था को तो कि सारे न्यूज में तो यही बोल रहे थे। एग्जिट पोल के टाइम में सारे न्यूज चैनल दिखा दिए कि 350, 400, 350, 400। तो एग्जिट पोल के अगले वाले दिन इट वेंट अप अराउंड 10-12%। ठीक है। हम्म। अब ये था कि जब मार्केट खुलता है सुबह सुबह, आपका प्री मार्केट, तब थोड़ा मोशन के साथ खुलता है कि आज क्या होने वाला है। तो उस बेसिस हाँ पे जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन था, वो बहुत ऊपर प्री मार्केट खुला। बट जैसे ही दिखा कि नहीं हो रहा है, 200-250 पे रुक रहा है, तो फिर वो गिर के नॉर्मल लेवल पे आ गया था, मतलब जहां पे वो उसके पहले दिन था, उस फेनोमेनन से पहले था। तो क्रैश तो नहीं हुआ था। ओके, इसको देखो, ये पढ़िए, पढ़िए इसको। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, जो निफ्टी फेल फ्रॉम 23,263 बोला है ना, ये जो तेईस हाँ। दो सौ तिरसठ है, वो अराउंड जो 21, मतलब 22,000 के लेवल पे था एग्जिट पोल से पहले। ये जो हम्म। 23,263 है, वो इन्फ्लेटेड है, एग्जिट पोल दिख के वो अचानक से बढ़ गया था, तो फिर गिर के नॉर्मल पे आ गया था। मतलब ये क्रैश नहीं बोलते, मतलब इसको ठीक है, अब इसे तड़का मारने के लिए क्रैश बोल सकते हैं, बट क्रैश नहीं हाँ हुआ। तो यार, तो यही तो बोल रहा है आफ्टर द स्टॉक्स क्रैश्ड, ये तो यही हाँ, बता तो रहा है। इसका पहले का सीन ये है कि जो एग्जिट पोल है, उसके पहले 22,000 पे ही था। एग्जिट पोल देख के ये लोग मतलब मार्केट में थोड़ा हलचल हुआ और ऊपर बढ़ गया था, वो 23.5 पे आ गया था। आप ग्राफ ये देखेंगे भी तो तो वही ऐसे। लिख रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे।
अब लिखने के लिए वो कैसे सेंसेशन के लिए लिख दिए होंगे या जो भी होंगे, बट वो तो बोल ही रहे हैं क्रैश। ठीक है, एनीवेज। तो कहने का मतलब है कि जब ये इस तरह का सडन टाइप का कुछ चीज होता है तो उसको मेल्ट डाउन बोलते हैं। सो तो दीज इसका आर द एग्जाम्पल इकोनॉमिक आपका कंडीशंस। जिस दिन लॉकडाउन लगा था ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश। उस दिन 11,000 से 8,000 पे सीधा आया था, तो दैट इज अ हम्म। क्रैश। 30% गिरा था उस दिन। ओके, ठीक है। ठीक है। सो तृप्ति, आज के क्लास को थोड़ा समराइज कीजिए क्विकली। नोट्स देख देख करके क्विकली समराइज कीजिए। बाकी लोग नोट्स फॉलो करो और ध्यान देखते रहो। सर ये हमने पहला देखा इन्फ्लेशन बाय जेएम कीन्स। तो इसमें ये था कि मतलब आइडल सिचुएशन जो होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। पर ये है कि अब ये जो हमने देखा ये एक पार्शियल इन्फ्लेशन अगर है तो वो इकोनॉमी के लिए मतलब कंट्री के लिए सही है। जिस मतलब स्लोप अगर कम है तो यानी कि उसमें रेट ऑफ चेंज जो होती है वो कम होती है। और फिर अचानक से ही वो अगर बढ़ गया तो वो फुल इन्फ्लेशन हो गया विच इज अ बैड फॉर कंट्री। एंड यहाँ पे रेट ऑफ चेंज मीन्स है कि ज्यादा है। और जो आइडियल सिचुएशन था उसमें है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि ये प्रैक्टिकली ट्रू नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने देखा। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इकोनॉमी। तो उसमें हमने देखा ट्रेड एंड बिजनेस साइकिल कि अगर एकदम पीक पे है तो यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इट मींस इन्फ्लेशन। और फिर उससे अगर नीचे जब अब जा रहा है तो वो एक कूल डाउन सिचुएशन होती है। और फिर जब वो एक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, जब जो आइडियल सिचुएशन है उससे बिल्कुल ही वो एकदम नीचे चला जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो वो हो जाता है रिसेशन। और जब एकदम लोएस्ट पे जब आ जाता है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन, जहाँ की एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से। एंड फिर जो अब वहां से जब रिकवर मतलब जब ऊपर बढ़ता है तो उस चीज को कहते हैं रिकवरी। ठीक है। फिर उसमें हमने दो केसेस देखा। तो पहला केस ये देखा कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, विच मीन्स कि इन्फ्लेशन होगा। अब इन्फ्लेशन होगा तो जो स्टॉक्स है मार्केट में वो कम होंगे। ठीक है। अब स्टॉक्स कम होंगे तो यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे ये कि जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की, और जीडीपी बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगा। एंड फिर ग्रोथ बढ़ेगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। और केस टू में वैसे ही है, जस्ट ऑपोजिट है कि अगर मनी सप्लाई कम है तो फिर वो ये कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, विच मीन्स डिफ्लेशन हो गई। डिफ्लेशन हो गया तो फिर स्टॉक्स जो है वो मतलब बढ़ जाएंगी। अगर स्टॉक्स बढ़ जाएंगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जीडीपी कम हो जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगा तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और इनकम फिर कम हो जाएगी। तो ये हमने देखा। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस में हमने पांच देखा: स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन और मेल्ट डाउन। तो स्लो डाउन में हमने देखा कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि एक क्वार्टर में मतलब डिक्रीज करा फिर उसके बाद से बढ़ गया। फिर रिसेशन में हमने देखा कि डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव जा रहा है दो क्वार्टर्स में। ठीक है। एंड डिप्रेशन हम जान रहे हैं वो रिसेशन प्लस डिफ्लेशन होता है। एंड मेल्टडाउन इज की मार्केट मतलब जो शेयर मार्केट है वो क्रैश कर जाए। तो ये है। और फाइनेंशियल ईयर जो था वो देखा कि फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का 2020 से पहले 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक था, और 2020 के बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, जो कि गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियल ईयर है। डन। ओके। सबको इकोनॉमिक्स अब आ रहा है समझ में? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग इट कंफर्टेबल? ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसको और मैथमेटिकली अगर आप कॉन्सेप्टुअल चीज करेंगे तो सारे पीवाईक्यूज, मतलब पीवाईक्यूज तो बनेंगे हैं, सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे इजिली। अगर सिर्फ याद करेंगे तब नहीं बनेंगे। तो आपको यहाँ पे फैक्चुअल चीजें भी याद करनी है और कंसेप्ट भी सीखना है, तो दोनों ही हम लोग कर रहे हैं पैरेलली। ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। 7 बजे मैथ्स का क्लास है।